मॉडर्न हिस्ट्री का बेस देखने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो उसका कारण हम लोगों ने देखा, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। खास करके मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, वो आपको उसका एक प्रश्न बनाना है। एक क्वेश्चन को 300 वर्ड का लिख लेना, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, क्या महत्वपूर्ण कारण थे। क्योंकि इतना महान साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो एकदम से उसका पतन हो जाना, तो हम लोगों ने जो शिवाजी को पढ़ा था तब आपसे बहुत सारी बातें की, और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, रीजनल पावर्स का उदय हुआ। छोटे छोटे क्षेत्र थे वो नवाब और निजाम के हाथों में थे, और वो जो छोटे मोटे राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगजेब का नहीं रहना, औरंगजेब के बाद में किसी का डर उतना बना नहीं, उसका कारण ये था। दूसरा था यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियां बाहर से आई, यूरोप की तमाम पावर्स। तो यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये यूरोप, यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का बेस आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप विश्व इतिहास पढ़ने जाते हैं तो कुछ सिद्धांत और कुछ मूलभूत पद्धतियाँ वहाँ आपको देखने को मिलती है, खास करके जब हम साम्राज्यवाद का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंपीरियलिज्म का, और जब हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन की, है ना, उपनिवेशीकरण, उपनिवेश कैसे बनाए गए, उपनिवेश की शुरुआत क्यों हुई, यूरोप में ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में भी वही चीजें हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री का बेस है। तो यूरोप में ऐसा क्या हो रहा था कि ये सब चीजें हो रही थी। तो यूरोप के बदलाव का असर भारतवर्ष पर पड़ा। यूरोप में जो जो बदलाव हुए उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, न केवल भारत पर पड़ा। आज की जो दुनिया दिखाई दे रही है वो यूरोप के बदलावों के कारण। और यूरोप के बदलाव अभी से नहीं आए। जब हम मानव का इतिहास पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि होमो इरेक्टस जो है, चाहे इधर सीधा खड़ा हुआ हो, लेकिन जब हम होमो सेपियंस में आते हैं तो निएंडरथल इतना पावरफुल होते हुए भी क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलेट मानव जो हैं वो तीनों के तीनों हमको यूरोप में दिखाई देते हैं फॉसिल्स, और वही होमो सेपियंस के रूप में आज भी सरवाइव करते हैं। चाहे वो उस समय में हम कॉकेशाइड या निग्रो हम जाने कि न जाने, वो बात अलग है कि हम उसको यूरोपियन, अभी जो गोरे लोग हैं, गोरी प्रजाति है, यही वो क्रो-मैग्नन थे, यही चांसलेट थे, यही ग्रिमाल्डी थे, और यही होमो सेपियंस बने सबसे पहले। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि निएंडरथल का जो फेस का स्ट्रक्चर है वो निग्रो से ज्यादा मैच करता है, और क्रो-मैग्नन का अभी के कॉकेशाइड से ज्यादा मैच करता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यूरोपियन जो डोमिनेंस है या प्रभुता की जो एक आदत है कि यूरोप किसी के अधीन रहना नहीं चाहता, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस था, एक कॉन्फिडेंस था कि सबको हम हरा देंगे। आप यूरोप में कॉन्फिडेंस देखते होंगे कि यूरोप जब अमेरिका की खोज करते हुए कोलंबस पहुंचता है और साउथ अमेरिका की खोज कर लेता है, और साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में जो लोग गए उन्होंने वहां के लोगों को कुछ नहीं समझा, उनको सीधा दास बना लिया, जाते ही दास बना लिया। अफ्रीका में लोगों को जाते ही दास बना लिया, क्योंकि भारत और चाइना में पहले से शक्तियां थी, और खास करके भारत में पहले से राज्य थे और वेल एस्टेब्लिश्ड थे, उनके पास सेनाएं थी, इसलिए उनको यहाँ षड्यंत्र करना पड़े और व्यापार के बहाने आकर के फिर उनको राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना पड़ा। अदरवाइज आप देखेंगे कि पूरे पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर भी उन्होंने उपनिवेश व्यवस्था लागू की, उनको उपनिवेश बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। और वो क्यों? क्योंकि यूरोपीय जाति होने का जो भाव था कि यूरोपीय जाति है वो शासन करने के लिए बनी है, और बाकी जो दुनिया के लोग हैं वो अधीनस्थ रहने के लिए बने हैं, उनको तो गुलाम रहना ही है। और किसका गुलाम रहना है? यूरोपीय ताकत का। ये अभी से नहीं है, ये 50,000 बीसी से है। 50,000 बीसी में जब निएंडरथल था तो निएंडरथल को उन्होंने माइग्रेट हुआ माना गया कि अफ्रीका से लोग आ गए हैं और निग्रोइड टाइप कैरेक्टर वाले हैं,
और ये इस महान ग्रेट आइस एज में ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जब तक नियोलिथिक आया उससे पहले पहले जो निएंडरथल थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, और कौन लोग रह गए? क्रो-मैग्नन और वो जो होमोसेपियंस कहलाए। इसका मतलब यूरोपीय जो प्रभुता है, डोमिनेंस है, वो बहुत ज्यादा है। यूरोपीय कभी भी अधीन रहने के लिए बने ही नहीं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल अभी से नहीं है, 50,000 BC से। तो आप कहेंगे कि फिर बीच में तो हमारी सभ्यताएं बहुत फली फूली ये था, लेकिन हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे, हम हमेशा रक्षात्मक रहे। भारतीय सभ्यताएं हमेशा रक्षात्मक व्यवस्था, उसने जाकर के दूसरे राज्यों पर और दूसरे इलाकों पे कभी आक्रमण नहीं किया। और वो आज तक हमारी जो नीति है वो नो फर्स्ट यूज वाली और रक्षात्मक नीति, कि हम अपने हथियारों का प्रयोग पहली बार नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम रक्षा के लिए प्रयोग करेंगे। ये आज भी हमारी नीति है, आज भी हमारी पॉलिसी विदेश नीति की यही है, जो सदियों से इस कॉन्टिनेंट के लोगों को आक्रामक बनाया नहीं गया। हमारे यहाँ पर कुछ जातियां हैं जिनको हम क्रिमिनल कास्ट कहते हैं या क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, वो आक्रामक है, वो आक्रामक रही हैं। और इतिहास भरा पड़ा है कि उन्होंने आक्रमण किए हैं और दूसरे लोगों को परेशान किया। कोई शान से जी रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था, उन्होंने जाकर के वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया और उसको अपने आधिपत्य में ले लिया। वो इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उसके भाव से अलग है। क्यों? क्योंकि उनमें उस रक्त का अंश है जो विदेशों से आया था। आक्रमणकारियों के रक्त का अंश होने से आप देखेंगे कि जो हेरिडिटरी है वो काम करती है, इसलिए वो चुपचाप नहीं बैठते। और उसमें वो प्रभुता वाला भाव है जो आक्रमणकारियों में होता है, और वो डोमिनेंट बने रहना चाहते हैं और डोमिनेंट दिखना चाहते हैं। वो डिफेंसिव कभी रहे नहीं, इसलिए चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनकी कोई भी बात हो, उसमें वो डोमिनेंट दिखना चाहते हैं, बाकी सब लोगों को गुलाम समझना चाहते हैं। और वो करके मानते हैं, वो कर लेते हैं, और सत्ता में भी उन्हीं की चलती है, न्यायपालिका में भी उन्हीं की चलती है। तो डेमोक्रेसी होते हुए भी जिन तत्वों का बोलबाला हो जाता है, वो असर आया कहां से? तो इंडियन नेचर नहीं है। भारत ने तो कभी आक्रमण नहीं किया, भारत के लोगों ने तो कभी दूसरे को नहीं दबाया। लेकिन जो लड़ाकू जातियां रही, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जो आक्रमण करते रहे, दूसरे राज्यों पे आक्रमण करते रहे, अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे, दूसरों को दास बनाते रहे, दूसरों को ऑर्डर देते रहे, वो प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है। इसको हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में वो गुण में तामसिक गुण बोलते हैं, तामसिक प्रवृत्ति। हमने पढ़ाया था, जब दर्शन पढ़ाया था तब आपसे कहा था कि जो तामसिक भोजन करते हैं उनमें तामसिक प्रवृत्तियां आ जाती, तामसिक भोजन करने वालों में तामसिक प्रवृत्तियां आ जाती। सतोगुणी, एक रजोगुण और एक तमोगुण, 3 प्रकार के गुण बताए। रजोगुण एक पॉजिटिव चीज है, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं या इस प्रकार के काम करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, लेकिन वो पॉजिटिव चीज है। उसमें आप किसी को दबाते नहीं, पीछे नहीं खींचते, हिंसा नहीं करते, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पे आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का भाव होता है। और सतोगुण में आगे बढ़ने का भाव भी नहीं रहता, लोक कल्याण का भाव रहता है, सबको साथ लेकर के चलने का भाव रहता है, कंपटीशन की भावना नहीं रहती। 3 चीजें हैं, सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष। सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष, ये समाजशास्त्र में सिद्धांत है। तो जो सतोगुण है वो सहयोग वाला भाव है, वो सहयोग की बात करता है। रजोगुण प्रतियोगिता की बात करता है, वो आगे निकलना चाहता है लेकिन दूसरे का नुकसान करके नहीं निकलना चाहता, वो अपनी योग्यता के बल पे दूसरों से आगे निकलना चाहता है। और तीसरा होता है संघर्ष, उसमें दूसरे को हरा करके, दूसरे को नुकसान पहुंचा करके आगे निकला जाता है। इसका मतलब उसमें जीतने की प्रवृत्ति होती है और किसी को हराने की प्रवृत्ति होती है। अंतर समझ में आया तीनों में? ये तीनों तरह की प्रवृत्तियां हमारी जनसंख्या में भी है, और यही प्रवृत्ति
आक्रामक वाली, संघर्ष वाली प्रवृत्ति आपको यूरोप में दिखाई देती, यूरोपीय लोगों में दिखाई देती। वहां पे भी सत्व गुण वाले कुछ लोग होंगे जो कवि बन गए होंगे, लेखक बन गए होंगे, स्कूल में जाके टीचर बन गए होंगे। ऐसा नहीं कि उनके बीच में ही नहीं है लोग, थोड़े बहुत लोग उनमें भी रहे होंगे। अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वहां के वो योद्धा किस्म के थे। तो योद्धा जातियां जब आपको भारत में मिलेंगी तो वो उपद्रव करते हुए दिखाई देंगे, समस्या खड़ी करते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो राजनीतिक दल में और कहीं ऐसी जगह पर प्रभुत्व स्थापित करती हैं तो भी, तब हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र की कुछ राजनीतिक दल हैं, जैसे राज ठाकरे वाला दल है या उद्धव ठाकरे वाले दल हैं, है ना, शिवसेना है, तो वो तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं, बिहारियों को भगा रहे हैं, कभी देश के अलग अलग हिस्सों, तुम यहाँ कैसे आ गए, ये और कई तरह के कंसेप्ट है। आप अलग अलग क्षेत्र में जब आप तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जाकर के देखोगे कि उनका राजनीतिक पार्टी के रूप में जन्म कैसे हुआ, तो पता चलता है कि नहीं, वो मराठा वाला, वो शिवाजी वाला भाव है, तो संघर्ष करता रहता है और उस समय के दूसरी जातियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करके बैठा हुआ था, और वो राजा थे। ऐसे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जब आप लोगों को देखोगे तो जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो ये आक्रमण करना और दूसरे को उपनिवेश के रूप में बनाना ये एक प्रवृत्ति है, आदत है। और ये मूलभूत प्रवृत्ति कभी भी भारत में नहीं रही। इसीलिए तो हम नो फर्स्ट यूज बोलते हैं कि हमारे हथियारों का हम, और उसी का फायदा पाकिस्तान उठाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिन लोगों का निवास है वो जनसंख्या तो किनकी संतानें कही जाती है, कौन सा जीन काम करता है, उसमें आक्रमणकारियों का जीन काम करता है। क्योंकि भारत में तो मुसलमान थे नहीं, तो फिर भारत के मुसलमान वो स्थानीय निवासी हैं क्या? नहीं, भारतीय मुसलमान जितने भी हैं या तो कन्वर्टेड हैं, उनको बदल दिया गया है, वो हिंदू थे और उनको मुसलमान बना दिया गया, और या फिर वो उनकी संतान है जो आक्रमणकारी थे भारत पे, जिन्होंने आक्रमण किया था। तो इसलिए आपको वो अब आप ये सोचेंगे कि ये प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और क्यों नहीं विश्व बंधुत्व आ जाए, वसुधैव कुटुंबकम आ जाए और हम सब मिलजुल के रहें और सभी लोग एक साथ रहें, मानवाधिकार हो और लोगों को गरिमा से जीवन जीने का अधिकार हो, कितनी अच्छी दुनिया हो, सब भाई भाई की तरह रहें, कोई झगड़ा ना हो, बराबर प्रगति हो। तो ये 50,000 BC में भी नहीं हुआ था। निएंडरथल को मार भगाया था एक तरह से, उसको मौका ही नहीं दिया था जीने का, और रिसोर्सेस सारे छीन भागे थे उस समय के मॉडर्न मैन में, यानी कि क्रो-मैग्नन, और जिसे हम होमोसेपियंस के रूप में आज कॉकेशाइड मानते हैं, उन्होंने सारे रिसोर्सेस पे कब्जा करना चाहा। आपने अभी देखा होगा यहाँ पर, जब आप लोग आपके शहर में जिस व्यक्ति के पास प्लॉट है, मेरे यहाँ शहर में एक व्यक्ति ऐसा प्लॉट था जिसके पास 345 प्लॉट थे, 345 प्लॉट थे, हर साल 2-3 प्लॉट खरीदता था, हर साल उसकी दुकान थी और उसके पास इस तरह का था। तो इसका मतलब आपको सारे रिसोर्सेज आपको चाहिए। आप ये सोचते नहीं कि कुछ लोग बिना मकान के रहते हैं और वो मकान नहीं बना पाएंगे। अगर मैं उपलब्धता को खत्म कर दूंगा, अवेलेबिलिटी को खत्म कर दूंगा, तो मैं मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और उससे महंगाई होगी, तो जो जरूरतमंद लोग हैं और कम आय वाले लोग हैं उनको मैं वंचित करूंगा। कई लोग इस चीज को नहीं समझते, नहीं नहीं इसमें क्या है, अगर हमारे पास 50 लाख है तो हमें एक और प्लॉट क्यों मिले? भाई ये अपराध है। ये अपराध क्यों है? ये उपनिवेश बनाने जैसा हुआ ना। आप सारे रिसोर्सेस आप खा जाना चाहते हैं, अब यही जीता जागता अपने शहर में ही इतने उपनिवेश बना दिया। क्यों? क्योंकि ये समाज की पूंजी है, ये सोशल कैपिटल है। प्लॉट जो होता है वो सोशल कैपिटल है। इसलिए आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, दैनिक भास्कर में, कि एमपी नगर में ये प्लॉट खाली है और नगर निगम उसको एक्विजाइट करेगा, अधिग्रहण करेगा। आज ही दैनिक भास्कर में पढ़ा मैं। क्यों? चंडीगढ़ में तो ये बहुत पहले से नियम लागू है। देश के कई सारे शहरों में अगर आप 5 साल तक प्लॉट नहीं बनाया आपने और पड़ा हुआ रखा और उस पर रहने नहीं लगे आप, तो फिर आपका जब्त कर लिया जाएगा। आप ऐसे पटक के नहीं रख सकते। यहाँ 40 साल से एमपी नगर में खाली प्लॉट है। अब उसको अभी उसको नगर निगम आज जो है अधिसूचना निकालेगा, वो उसमें आया था न्यूज़पेपर में, क्या वो प्रक्रिया शुरू करेगा
आपने पढ़ा नहीं उस चीज को, कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी 40 साल तक अपने प्लॉट को इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर अगर पटक के रखे, तो क्या उस प्लॉट के ऊपर इस तरह का केस बन सकता है? और क्या वो प्लॉट जो है वो अब सरकार ले लेगी? निश्चित रूप से ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि जो प्लॉट का मूल्य बनाया गया है और जो रखा गया है वो बड़े रियायती दरों पर है, उसमें एक तरह की सब्सिडी छुपी हुई है। जब आप किसी कॉलोनी को बनाते हैं तो नगर निगम उसके लिए बकायदा नियोजन करता है, सड़कें बनवाता है, लाइट तैयार करता है, रोड बनवाता है और वहां पर ऐसा पाइपलाइन डालता है, सैनिटेशन के लिए व्यवस्था करता है। और फिर कुछ लोग, सोसाइटी के कुछ सदस्य वहां पर उन प्लॉट पर मकान बनाते हैं। तो स्थान जो जंगल नुमा होता है या खेत होते हैं या गांव के बाहर का, शहर के बाहर का स्थान होता है जो सुरक्षित नहीं था, वो सुरक्षित सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने अपने मकान इन्वेस्ट करके, लोन लेकर के, अपनी पूंजी को लगा करके वहां मकान बनाए, तो एक रहने का वातावरण बनाया। अगर आपको प्लॉट बचा के रखना है तो आप एक काम करिए, 2 किलोमीटर दूर जंगल में जाइए, राता पानी के उधर जाइए और कहीं जाइए और वहां पर एक बड़ा सा प्लॉट लेकर के पटक के रख दीजिए 50 साल के लिए, कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन आप एक डेवलप्ड जगह पर, जिसको कि एक नागरिक संस्था ने, चुनी हुई संस्था ने डेवलप किया और बहुत सारे सोसाइटी के मेंबर्स ने वहां कंट्रीब्यूट करके वहां रहने जैसा वातावरण बनाया, और अब आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसको पटक के रखते हैं ताकि इसका प्राइस बढ़ता जाएगा और मैं बहुत महंगे में बेचूंगा। ये अपराध है, सामाजिक अपराध है और आर्थिक अपराध। इसको कानूनी अपराध घोषित करने के लिए शायद मोदी बेनामी संपत्ति और तमाम वो जो कानून लेके आने वाले थे वो डर गए शायद जीएसटी और नोटबंदी से, ला नहीं रहे। नहीं तो उन्होंने कहा था अगले 50 दिन में देखना मैं क्या कर दूंगा, बेनामी संपत्ति वालों का पेंट बच जाएगा। हुआ नहीं, लेकिन ये होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? कई लोग बहुत मासूमियत से बोलते हैं, हमारे पास 50 लाख रुपए थे हमारे पिताजी के पास, हमने प्लॉट खरीद लिया, खाली था और पटक दिया, बढ़ रहा है, उसमें अपराध क्या है? बहुत बड़ा अपराध है। आप बहुत बड़े अपराधी हैं। कानूनी तौर पर आपको सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन समाज का आपने खा लिया। आप कहते हैं ना, हमने किसका खाया है? आपने समाज का खाया। समाज ने वो जगह किसी व्यक्ति को रहने के लिए दी थी। अब 40-50 साल हो गए एमपी नगर में प्लॉट बटे हुए और इतना अच्छा शानदार डेवलप हो गया, इतनी बड़ी बड़ी होटल्स हो गई, ये हो गया, और अभी भी 8-10 प्लॉट जो है वो पूरी तरह से खाली हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? और उनको अनुमति किसने दी? अब वो एक्विसाइट कर। तो जो भोपाल करने जा रहा है वो आज से 20 साल पहले चंडीगढ़ कर चुका है, दिल्ली में कई जगह ये कार्रवाइयां आज से 25 साल पहले हो चुकी है नगर निगम में और उसमें। और ये अब जो है हम और हमारे छोटे शहरों में तहसील पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कब पहुंचेगा पता नहीं, कब पहुंचेगा, तब तक लोग कितना कमा लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी कभी कोई डेवलपमेंट हो, कोई कॉलोनी बने, तो कॉलोनी के साथ ही उसके अंदर एक नियम आ जाना चाहिए कि 5 साल के अंदर अंदर आप अपने प्लॉट पे मकान बना लीजिए, अदरवाइज ये हम जब्त कर दें, वापस। क्योंकि आपको जो दिया गया है मकान बनाने के लिए दिया गया है, पैसा बनाने के लिए नहीं। तो बताइए फिर कोई आदमी 350 प्लॉट रख पाएगा क्या? क्योंकि इन्वेस्ट करेगा 345 मकान तो नहीं बना पाएगा। और फिर ये भी होना चाहिए, किसी भी आदमी को प्लॉट की रजिस्ट्री तभी होगी उसके नाम पर जब उसके पास रहने का मकान नहीं है उसके नाम पे शहर में। अब तो आधार कार्ड से रजिस्ट्री हो सकती है। तो ऑलरेडी अगर उस आधार कार्ड पर मकान अलॉट है या मकान जिसमें वो रहता है, तो उसको नया प्लॉट नहीं मिलेगा। तब तो हम कुछ आवास की कुछ समस्याएं सुलझा पाएंगे और मकानों को सस्ता कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि आवास नीति में क्या क्या सुधार होने चाहिए? भविष्य में कभी कोई ऐसा प्रश्न आए तो आप सुझाव दे सकेंगे ना। और ये आम जनता नहीं समझती। आप लोगों में से भी कई सारे लोग ये समझते होंगे कि ये तो बहुत आम चीज है, हमारे पास पैसे थे हमने कर लिया। नहीं, ऐसा ये बोलापन है, ये बहुत शातिराना बोलापन है ना। इससे ज्यादा शातिर और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। क्योंकि आप किसी डेवलप जगह को आप डेवलप करिए ना, फिर रखिए पूरी कॉलोनी अपने पास रखिए, आप खुद ही डेवलप कीजिए, सारी चीजें आप बनाइए, रोड भी आप बनाइए, लाइट भी आप ही खिंचवाइए, हाँ, सैनिटरी के पाइप भी आप ही डालिए और आपके ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था भी आप ही करिए। ठीक है, फिर पूरा कॉलोनी आप अपने नाम रखिए,
किसी को मत बेचिए, फिर पड़े रहने दीजिए उसको, कौन मना करता है? लेकिन जनता के लिए व्यवस्था जनता की संस्था करती है, जनता के टैक्स से बनने वाली संस्था करती है। और वो संस्था यदि किसी का निर्माण करती है तो उसको आप कैसे जबरदस्ती एक्वायर करके रख सकते हैं मात्र पैसे के बल पे? यही पूंजीवादी व्यवस्था है, इसी को पूंजीवाद कहते हैं, यही कैपिटलिज्म। ये समाजवाद की भावना नहीं है, जिसको हम साम्यवाद और समाजवाद कहते हैं। उसकी भावना में सबका हित, सतोगुण, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ अध्यात्म भी आ गया, अर्थशास्त्र भी आ गया और राजनीति भी आ गई, और अब उपनिवेश भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था थी वो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था थी, वाणिज्यिक पूंजीवाद। पूंजीवाद तो था, दो तरह की बात होती है। जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवाद की बात करते हैं। मार्क्स का मार्क्सिज्म जब हम बात करते हैं, कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम साम्यवाद की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उसी का एक रूप समाजवाद है। सब लोगों का भला होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, संसाधनों का वितरण समान रूप से समाज में हो, ये भावना जो है कार्ल मार्क्स बताते हैं। लेकिन एडम स्मिथ जो है वो उल्टा बताते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। एडम स्मिथ बोलते हैं कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास यदि पैसा है तो वो उसका उपयोग करेगा और उससे बहुत सारा पैसा बनाएगा। उसमें क्या है, किसी को क्या पड़ी है? यहां पर जब हम उपनिवेशवाद पढ़ते हैं तो दो तरह के पूंजीवाद दिखाई देते हैं, एक वाणिज्यिक पूंजीवाद और एक औद्योगिक पूंजीवाद। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले तो बार्टर एक्सचेंज था। सबसे पहले शुरुआत में कोई व्यापार नहीं था, कॉमर्स ट्रेड कुछ नहीं होता था। सीधा सीधा ये था कि जिसकी जरूरत की वस्तु जिसके पास है वो किसी दूसरे को दे देता, उसके बदले अपनी जरूरत की वस्तु उससे ले लेता था। एक्सचेंज होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान था, वस्तु विनिमय बोलते थे। तो खेत भी होते थे तो यही होता था। लेकिन जब करेंसी का निर्माण हुआ और बाकी चीजें शुरू हुई तो फिर व्यापारी शब्द आता है, कॉमर्स, ट्रेड करने वाले लोग। व्यापारी लोग क्या करते थे कि जरूरतमंद चीजों को अपने पास संग्रह करके रखते थे और जरूरतमंदों को पेमेंट पे सेल करते थे। सेल करने की भावना है, सेलिंग, बेचना। और बेचने के बीच में एक मुनाफा था और वो मुनाफा बहुत सारे लोग कमाते थे क्योंकि व्यापारी बड़ी मात्रा में होते थे। मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद, इसको बोलते हैं वाणिज्यवाद, मर्केंटलिज्म, व्यापार, वाणिज्य। और इसमें यह भाव था कि जो वस्तुएं हैं वो आवश्यक वस्तुएं समाज को उपलब्ध कराने के बदले हम जिस भाव में खरीदेंगे उससे थोड़ा ज्यादा में बेचेंगे ताकि हमारा गुजारा भी हो सके। और हम चूंकि यही काम करते हैं इसलिए हमारा मुनाफा इसी में से निकलना है और हमारा परिवार इसी पे पलेगा, इसलिए मुनाफे की व्यवस्था थी। और सरकारें जो होती थी या राजा होता था उनसे टैक्स लेता था, तो ऐसे मार्केट थे, बाजारवाद, इसको बाजारवाद भी कह सकते। और उपभोक्तावाद की शुरुआत भी यहीं से, कंज्यूमरिज्म। क्योंकि जो इन व्यापारियों से, वाणिज्यिक संस्थानों से खरीदता था वो उपभोक्ता था, तो उपभोक्ता वाणिज्यिक संस्थानों से खरीदता था। और वाणिज्यिक संस्थान जो होते थे, खास करके जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स पैसा कमाते थे लेकिन ये लार्ज स्केल पे कमाते थे और इसको बुरा भी नहीं माना गया। और यूरोप में ये वाला पूंजीवाद आया, ये भी पूंजीवाद था क्योंकि इसमें एक वर्ग के पास मुनाफा हो जाता था और मुनाफे में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था और वो प्रधान व्यक्ति बन जाता था और समर्थ हो जाता था, डोमिनेंट कास्ट के रूप में उभरता था और राजा के निर्णय को प्रभावित कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित कर सकता था, सुरक्षा को प्रभावित कर सकता था, भ्रष्टाचार कर सकता था क्योंकि घूस देने के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसा होता था। तो देश में जो देश विदेश में जहां कहीं पर भी दुनिया में समाजों का निर्माण हुआ और समाज और देश का विकास हुआ, तब ऐसे लोगों ने बहुत सारी समस्याएं खड़ी की। उसको कहा गया वाणिज्यिक पूंजीवाद के खतरे।
वाणिज्यिक पूंजीवाद के खतरे ये रहे, करप्शन, भाई भतीजावाद और मिलावटखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, ये सारी की सारी समस्याएं जो है, अकाल भी, कृत्रिम अकाल बहुत सारे, इतिहास में बहुत सारे अकाल कृत्रिम रहे। प्रकृति कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, प्रकृति बराबर उत्पादन करके देती है धरती से। जितने धरती पर लोग समाने लायक होते हैं, प्रकृति उतने ही रखती है। अलग से अकाल की व्यवस्था नहीं थी। पुराने समय में अधिकांश अकाल मानव जनित थे, एंथ्रोपोजेनिक थे। क्यों? क्योंकि कृत्रिम अकाल थे, जमाखोरी के कारण अकाल थे। लोगों ने जमा करके इतना रखा हुआ था कि कुछ लोग भूखों मर गए। तो जो बड़े बड़े पैमाने है उसके पीछे जमाखोरी बहुत बड़ा कारण था। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के बहुत सारे नुकसान थे। लेकिन उसके बाद जो इसका मॉडिफिकेशन हुआ वो हुआ औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जब औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति आई, इंजन बने, स्टीम इंजन बने और तरह तरह के मशीनें बनी, तो कई लोगों का काम खत्म हो गया। मजदूर कम जरूरत पड़ती थी, मशीन कई लोगों का काम कर लेती थी। और जिस व्यक्ति के पास पहले से पैसा था, पहले से इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास पूंजी थी, उसने मशीन खरीद ली और मशीन के माध्यम से कुछ मजदूर रख लिए, वो भी कम पैसे पे, क्योंकि अधिकांश मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया था और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि कम दाम पर मजदूर उपलब्ध थे। मशीन से काम कराया जाने लगा और उत्पादन जब इतना बढ़ा तो उत्पादन को जब बेचा जाने लगा तो उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा था। और पूंजी जो है वो कुछ घरानों के पास, एक, जब उस जमाने के जर्मनी में जाएंगे तो एक या दो उद्योगपति थे, इटली में एक या दो उद्योगपति थे, फ्रांस में भी एक दो थे, ब्रिटेन में भी एक दो थे। मुश्किल से एक एक देश में एक एक दो दो घराने बन गए जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और जो लार्ज स्केल पे हजारों पूंजीवादी व्यापारी थे, उन सब की पूंजी भी एक तरह से इकट्ठी होने लगी किसी एक घराने में, एक फैमिली में। और अब नए तरह का पूंजीवाद का जन्म हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद। अभी तक के लोग रिश्वत दे रहे थे, अब पूरी संसद खरीदी जाने लगी, पूरी संसद खरीदी जाने लगी। चुनाव प्रभावित हो गए, जहां जहां डेमोक्रेसी आ गई, चुनाव उसके इशारे पे हो गए। अभी आपको आज का पूंजीवाद समझ में आ रहा होगा कि हम किस पूंजीवाद में जी रहे हैं। भारत पर, मीडिया पर, राजनीति पर किस पूंजीवाद की छाया समझ में आ रहा है? औद्योगिक पूंजीवाद, उद्योगपति घराने। तो जो कैपिटलिज्म, कमर्शियल वाला, जो मर्केंटाइल वाला जो कैपिटलिज्म था, वो उसके नुकसान कम थे क्योंकि स्कैटरेट था और रेडिएट थी। पूंजी जो है उसका रेडिएशन था, बिखरी हुई थी। लेकिन जब वो कन्वर्जेंट हो गई और किसी एक ही शक्ति में, एक ही फैमिली में समाहित हो गई, तो अब उसके जो स्वार्थ और उसके जो हित हैं, उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा। और वो जब प्रेफरेंस दिया जाने लगा तब परिस्थितियां बदल गई। इसलिए भारत के इतिहास में जब आप ब्रिटिश लोग आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तब तक वाणिज्यिक पूंजीवाद था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के बाद में जब हम 1857 के आसपास आते हैं तो तब तक उद्योग काफी विकसित हो चुके होते हैं। तो हमारे यहाँ जब औद्योगिक पूंजीवाद यूरोप में आया तो उसका प्रभाव भारत पे साफ साफ, तब तक वहां के घराने जो है किसी तरह से, पूरी तरह से खरीदे जाने लगे। तब आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर व्यापार का मुनाफा कमा करके यूरोप में पैसा ले जा रहे थे, वो मुनाफे के तौर पे ले जा रहे थे कि यहाँ वस्तुएं आयात करते थे भारत में और उनको बेचते थे, फिर यहाँ से यहाँ के कच्चे माल को और दूसरी वस्तुओं को वहां ले जाके बेचते थे।
तो दोनों तरह की चीजों को एक दूसरे के यहाँ ले जाकर बेचने से जो लाभ होता था वो ब्रिटेन पहुंचता था या यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचता था। लेकिन बाद में जब औद्योगिक पूंजीवाद आया तो उन्होंने यहां सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, जनता से टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया। और जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है वेल्थ ट्रेंड थ्योरी, जो है धन निकासी का सिद्धांत, उसमें बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही भोलेपन से वो क्या करते थे कि हमारे यहां पर टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूलने से उनको बहुत सारी इनकम होती थी। उस इनकम से माल खरीदते थे और उसको ले जा करके बेचते थे और वो जो मुनाफा होता था वो कंपनी का मुनाफा हो जाता। कुछ समझ में आया? पहले क्या हो रहा था? पहले अपने पैसे से, अपनी पूंजी से माल खरीदते थे, उसको बेचने से जो मुनाफा होता था वो कंपनी का मुनाफा था या उनका निजी मुनाफा था। लेकिन अब जनता के टैक्स से कल्याण का काम होना था यहां की जनता का। उस पैसे से व्यापार करने लगे और उस व्यापार का जो लाभ हुआ उन्होंने अपनी निजी पूंजी बना लिया। इस तरह से ब्रिटेन पैसा पहुंचने लगा। इसको धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं, वेल्थ ट्रेंड थ्योरी। भारत से पैसा बाहर कैसे गया, ये तरीके थे। तो जो व्यापार करने के लिए आए थे वो शासक बन गए एक तरह से, या सत्ताधारी बन गए, या सत्ता के भागीदार हो गए। कई जगह भागीदार थे, कई जगह पूरी तरह से सत्ता में थे, कई एजेंट थे, कई कॉन्ट्रैक्टर थे कि हम टैक्स वसूल लेंगे, आपकी तरफ से टैक्स वसूलने की एजेंसी बन गए। तो ये जो परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन है वो सारे के सारे यूरोप के अनुसार हैं, स्वतः परिवर्तन नहीं है। जैसा पूंजीवाद है उसके अनुसार यहाँ परिवर्तन है। तो सबसे पहले वहीं चलते हैं यूरोप में कि क्या क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से इनको बाहर जाने की जरूरत पड़ी। बाहर की याद क्यों आई यूरोप में? घर से बाहर कब जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो उनको, आपको मैंने बताया था कि व्यापारी बन गए थे, उससे पहले बार्टर एक्सचेंज था, खेती किसानी होती थी, जमीन थी, खेती होती थी और खेती ही प्रमुख व्यवसाय था। उद्योग नाम मात्र के थे क्योंकि मशीनें नहीं थी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं था। तो जागरूकता भी नहीं थी, चर्च का प्रभुत्व था। तो जो यूरोप, परंपरागत यूरोप था, पुराना यूरोप था, उसमें सामंतवादी व्यवस्था थी और सामंतवादी व्यवस्था फ्यूडलिज्म था। फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे और ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे इनके ऊपर भी और बड़े लैंडलॉर्ड्स हो सकते थे। जैसे भारत में आप लोग देखते हो इजारेदारी, जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, सब तरह की जो व्यवस्थाएं आप देखते हो, ऊपर भी आपने देखी थी, सल्तनत काल में भी हमने बताई थी और मुगल काल में भी बताए थे। तो जो जमींदारी होती है और सामंतवादी व्यवस्था होती है उसमें छोटे किसानों को हमेशा नुकसान होता है, बहुत छोटे छोटे किसानों को हमेशा नुकसान होता है। देशमुख वाली व्यवस्था में मैंने आपको शिवाजी के साथ बताया था कि जो छोटे देशमुख थे या बहुत छोटे छोटे किसान थे उनको नुकसान होता था क्योंकि जो भी आता था वो उनसे टैक्स वसूलता था। ठीक यही व्यवस्था यूरोप में थी। लेकिन समय बदला और खास करके तब जब छोटे छोटे किसान आंदोलन हुए और शोषण बहुत ज्यादा हुआ तो वहां के कुछ किसानों ने, खास करके इंग्लैंड के किसानों ने, दूसरे यूरोपीय देशों के बजाय इंग्लैंड के किसानों ने अपने यहां पर एनक्लोजर मूवमेंट किया और उस एनक्लोजर मूवमेंट के तहत उन्होंने अपनी जमीन को खेती के लिए बंद कर दिया और उनको बाउंड्री बना करके बाकी सारे मजदूरों को, कृषि मजदूरों को निकाल दिया जो एक तरह से दास थे। उस समय स्लेव्स होते थे, दास होते थे। मजदूर और दास में अंतर होता है। मजदूर अपनी इच्छा से कृषि में काम करता है और जब उसकी इच्छा होती है तब वो जा भी सकता है, वहां से निकल करके जा भी सकता है।
लेकिन जो दास होते हैं वो एक ही स्थान पर, उनको मजबूरी में उसी स्थान पर उसी काम को करते रहना पड़ता है और अपने जो मास्टर है, अपना जो स्वामी है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो जैसा चाहता है वैसा ही कर सकता है। तो वहां दास भी थे, मजदूर भी थे, छोटे किसान भी थे जिनकी खुद की जमीनें थी, और बाकी सामंत थे, बड़े बड़े सामंत थे। तो सामंतवादी व्यवस्था में उन लोगों ने एक एनक्लोजर मूवमेंट के तहत उस जमीन को बंद कर दिया और उसको चारागाह में बदल दिया, बड़ा बड़ा घास उगने दिया। उन्होंने कहा बोले अब हम पशुपालन करें, खास करके भेड़ पालन करें, आप चले जाओ, आप आंदोलन करते हो, आप ये करते हो, तो आप चले जाओ, क्योंकि जागरूकता आ रही थी। अवेयरनेस के साथ जैसे ही उन्होंने वो जो किया, तो उनका ऊन और मांस का जो काम है, मीट और वुल का ट्रेड वो लोग करने लगे, और उससे उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में, तो इंग्लैंड जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले आगे रहा, क्योंकि दूसरे देश इस प्रकार का जमीन का उपयोग करने में असमर्थ हुए और इंग्लैंड ने अपनी जमीन का उपयोग इस तरह से कर लिया। दूसरा क्या हुआ, उस समय की जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, बार्टर एक्सचेंज था, महिलाओं की स्थिति खराब थी, और किंगशिप थी। कैसे थे लोग? राजा थे, और बहुत सारे मुखिया होते थे, सामंत होते थे, फिर वो किसी न किसी राजा के अधीन थे। कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन पुनर्जागरण बोलेंगे यहां पर हम, फिर सब एक शब्द रेनेसा, रेनेसा का वैसे अर्थ जो है वो इटली भाषा में पुनर्जन्म बताया गया, लेकिन यहाँ पर पुनर्जागरण से मतलब परिवर्तन, महान परिवर्तन, एकदम पुनर्जन्म जैसा परिवर्तन, नए जन्म जैसा। और ये जो पुनर्जागरण हुआ उसमें कई सारे यो चीजों का योगदान था। उसमें लिपि की विकास, शिक्षा का विकास, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज, फैमिली सिस्टम भी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, और साइंटिफिक आउटलुक भी, और रिलीजन जो था, जो सुप्रीम था, उसकी जगह अब रिलीजन क्वेश्चन किया जाने लगा। रिलीजन को क्वेश्चन किया जा सकता है, क्वेश्चन हो गया। अब रिलीजन चर्च के हिसाब से काम नहीं चलता, पहले चर्च के हिसाब से चलता था, चर्च ने जो कहा, लेकिन बाद में उनके भ्रष्टाचार उजागर हुए, उनकी आदतें उजागर हुई, और चर्च के लोगों को डिफेंड कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। और फिर इसी बीच साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी हुआ। आपने देखा सब एक साथ आए थे, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, सब एक के बाद एक, जिन्होंने कई सारे योगदान दिए। न केवल मशीनों को बनाने में योगदान हुआ या मैकेनाइजेशन हुआ, बल्कि कल्चरल चेंज भी बहुत आया, और खास करके चर्च के डोमिनेंस को खत्म करने की, क्योंकि कोई बोलता था कि धरती नहीं घूमती, सूरज घूमता है। आपने ग्रहों की गति के नियम पढ़े हैं, और गति के नियम पढ़े हैं आपने न्यूटन के, और बहुत सारे सिद्धांत आए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत आए। फिर मेडिसिन में बहुत सारा काम हुआ। पहले सब भाग्यवाद पर निर्भर करते थे, विलियम हार्वे सर्कुलेटरी सिस्टम दिया था, विलियम हार्वे। परिवहन तंत्र, जो रक्त परिवहन तंत्र है, उसकी खोज की थी। कला आई, पेंटर्स आए, बहुत सारे पेंटर्स आए, बहुत सारी पोएट्री लिखी जाने लगी, नॉवेल टाइप लिखा जाने लगा, बुक्स लिखी जाने लगी। तो लेखक, चित्रकार और वैज्ञानिक, ये तीन तबका जो आया, इस तीनों ने पुरानी व्यवस्था को चैलेंज किया और उस पर सवाल उठाया। क्योंकि समाज में जो घट रहा था, आपने लिखा ना, साहित्य समाज का दर्पण बोलते हैं। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण। तो साहित्य समाज का दर्पण है, तो साहित्य में, कला में कौन सी चीजें बाहर आती हैं जो समाज में हो रही होती है। तो समाज में उस समय में ये सब चल रहा था, शोषणकारी व्यवस्था थी। इन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं बदली।
नया यूरोप बना है। एक ऐसा यूरोप आया जो सोचता समझता था, रैशनल था, और उसमें महिलाओं की स्थिति परिवर्तित थी, शिक्षा का विकास हुआ, परिवार जो थे, फैमिली सिस्टम होता था वो, उसमें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स आ गए, उसमें इस तरह की चीजें हुई कि न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक तरह से छोटे छोटे उद्योग बने, मशीनें आई, उद्योग बने, और संघ बने, संगठन बने, मजदूरों के संगठन बने जो आवाज उठाते थे। समाजशास्त्र जैसे शब्द, जैसे सब्जेक्ट का जन्म हुआ। आप जितने विचारकों को पढ़ते हैं उन सब का सोच लगभग वहीं से निकल करके है, ऐसी व्यवस्थाओं से। ये सब चीजें जब हुई तो यूरोप में एक अलग तरह की क्रांति थी, अलग तरह का भाव था, लेकिन समस्या थी। क्या समस्या थी? पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो समाप्त हो गए, लैंडलॉर्ड बड़े बड़े समाप्त हो गए, क्योंकि क्रांति आ गई और डेमोक्रेसी आ गई। वहां पर क्या आ गया? मोनार्की नहीं रही, उसको डेमोक्रेसी में बदल दिया गया, तो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस चलने लगे। ऐसे समय में आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि भारत की तरफ व्यापार के प्रति निगाह, चाइना की तरफ, पूरब की तरफ व्यापार के लिए कभी भी यूरोप जो है वो कभी उसकी इच्छा नहीं हुई। यूरोप का भारत के प्रति व्यापार 12वीं शताब्दी से पूरे सबूत मिलते हैं, पुराने जितने भी एविडेंस हैं वो 12th सेंचुरी तक, 11th-12th सेंचुरी में शुरू हो गया था, खास करके इटली से। इटली ऐसी जगह पर स्थित था, इटली का लोकेशन, जियो लोकेशन, कि वो समुद्र से जुड़ा हुआ भी था और एक तरफ से लैंडलॉक्ड करता था बाकी यूरोप को, और समुद्री प्रदेश से, थल मार्ग से जितना भी रूट थे वो सारे रूट अरब तक जाते थे, और स्वेज नहर उस समय नहीं थी, तो जो इटली से संपर्क के माध्यम से चाइना की और इंडिया की सारी वस्तुएं पूरे यूरोप में पहुंचती थी। लेकिन जब टर्की ने कुछ हिस्सों को आक्रमण करके अवरुद्ध कर दिया, रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया 1450 के आसपास, 1450 के आसपास, तो फिर यूरोप को सोचना पड़ा कि अब इन देशों में पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजा जाए। तो उस समय के जो लोग थे यूरोप के, पुनर्जागरण के आसपास के जो पुराने राजा थे, उन्होंने उस समय के युवाओं के लिए एक तरह से एक कंपटीशन टाइप रखा। उन्होंने कहा, आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा समुद्री मार्गों की खोज करोगे और अगर ऐसे संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करोगे तो आप बड़े बड़े अभियान पे जाइए, हम स्पॉन्सर करते हैं आपको, और यदि आप सफल होकर लौटे तो आपको इनाम दिया जाएगा। और उसी का लाभ हुआ। वास्को डी गामा और कोलंबस और ये सब आप जानते हैं। तो ये जो इसमें सबसे आगे था वो था स्पेन। स्पेन सबसे बड़ी शक्ति थी यूरोप की, और स्पेन ने सबसे पहले, स्पेन और पुर्तगाल दो, उसमें से स्पेन ने सबसे पहले उपनिवेश बनाना शुरू किया। और स्पेन ने उपनिवेश बनाने में एक महत्वपूर्ण चीज टारगेट की जिसका नाम था बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ऐसा गोल्ड और सिल्वर जो बाद में करेंसी में डाला जा सके, यानी गोल्ड एंड सिल्वर। इसलिए आप जब साउथ अमेरिका में देखते हैं तो साउथ अमेरिका के, अभी के लेटिन अमेरिका के जितने भी कंट्री हैं, उन सब की जो मदर टंग हो गई है या ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है वो स्पेनिश या पोर्तुगीज है। आप जाके देखना, साउथ अमेरिका का पूरा एक होमवर्क करिएगा, सारे कंट्रीज का एक एक पैराग्राफ, एक एक पेज में एक एक कंट्री के बारे में लिखिएगा। इसलिए चिली नाम जब आप देखते हैं तो तांबे के कारण, इसलिए चिली का
जो आपने कभी तांबे के ओर का नाम सुना है ना, कॉपर ओर, चाल्कोपाइराइट, चिली साल्टपीटर बोलते हैं, ये चाल्कोलिथिक हम बोलते हैं, तो चिली से बनता है। अर्जेंटीना अर्जेंटाइट, सिल्वर का जो रासायनिक संकेत है वो क्या है, केमिकल सिंबल एजी है, अर्जेंटीना मिलता है, हाँ अर्जेंटीना। तो ये जो कंट्रीज हैं ये सोने चांदी और तांबे के लिए जाने जाते थे, और इसको कहते थे हम लोग बुलियन। स्पेन के लोग इसको क्या कहते थे, बुलियन। और बुलियन के लिए उसने कब्जा करना शुरू, स्पेन पे कब्जा जमाया, स्पेन ने कब्जा जमाया साउथ अमेरिका। स्पेनिश लोग वहां पहुंच गए, उन सबको गुलाम बनाया और वहां खनन किया, माइनिंग। अफ्रीका से लगभग 5 करोड़ दास ले जाए गए, 5 करोड़ लोगों को माइग्रेट करके वहां ले जाया गया और उनसे काम लिया गया। क्या काम लिया गया? कोको की खेती, तंबाकू की खेती, कपास की खेती, सारी नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स, गन्ने की खेती फॉर शुगर, टोबैको, शुगर केन की खेती और टोबैको की और कॉटन और टोमेटो आल्सो, टमाटर, इन सब की खेती जो है वहां शुरू की गई। वो वहां की इंडिजिनस फसल है साउथ अमेरिका की। एक पुर्तगाली व्यक्ति ने, स्पेनिश सैनिक ने आलू की खोज की वहां पर, कोलंबिया वाली जगह पे साउथ अमेरिका में। और आलू जब उसने खोजा तो वो जब यूरोप में लेके आए तो वहां बहुत सारे अकाल के समय में जो लोग मरते थे, आलू और मक्का, इन 2 चीजों ने यूरोप को अकाल से बचाया, कई बार बचाया। अगर आलू में मानता हूं, हम लोग तो शांति कुंज में जब रहते थे तो हम लोग उसको जीवनदानी और समयदानी बोलते थे क्योंकि जब हमेशा उसकी सब्जी बन जाती थी, कद्दू की और आलू की, दोनों को स्टोर करके रख सकते थे ना, तो हम उनको जीवनदानी और समयदानी बोलते थे। खाना खाने के लिए जब बैठते थे, बोले आज किसकी सब्जी है तो वहां पर हमेशा हमको ये सब्जी ज्यादा देखने को मिलती थी। तो कभी भी बड़े संगठन में, बड़े स्थान पर ये सब्जियां ज्यादा देखने मात्रा में, क्योंकि इनको ट्रकों में स्टोर करके लाया जा सकता है, लोगों से डोनेट करवाया जा सकता है, काफी कई महीनों तक रखा जा सकता है। तो जब कहीं भीड़ आने वाली होती तो ये 2 सब्जी सबसे ज्यादा भीड़ में परोसी जाती है। तो पूरी दुनिया में खाद्य समस्या को हल करने में पोटैटो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये साउथ अमेरिका से आया, ये वहां की इंडिजिनस फसल है। और खास करके उस स्पेन के उस सैनिक ने जब खोजा तो यूरोप की बहुत बड़ी समस्या को हल किया। और इस तरह से इन चीजों की खेती करना और माइनिंग करना, किसकी, सोना चांदी और तांबा, इनकी माइनिंग करना। और बाकी लोग ट्रांसपोर्ट में लगते थे, लेबर में लगते थे। तो स्पेन की ये बहुत बड़ी गलती रही कि वो करेंसी को खोजता रहा, खास करके करेंसी भी उस रूप में। अगर हम करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी तो बहुत लेट आई थी, स्टैंडर्ड करेंसी तो बहुत बाद में आई, लेकिन बार्टर एक्सचेंज सबसे पहले था जो हमने बताया आपको। लेकिन ये जो बुलियन लाते गए बाद में उसका नुकसान स्पेन को हुआ। ब्रिटेन ने सर्वांगीण विकास किया था, इंग्लैंड ने सर्वांगीण विकास किया था। इसलिए कमल नयन काबरा अपनी किताब में लिखते हैं ब्लैक इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की काली अर्थव्यवस्था, कभी पढ़िएगा। बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि किसी भी देश को सोना चांदी में और हीरे जवाहरात में या किसी और प्रोडक्ट में उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। यदि हम खाद्यान्न, फूड ग्रेन में अगर आत्मनिर्भर नहीं है
तो हम लोग निश्चित रूप से कभी न कभी अपने सोना चांदी को भी खो देंगे। इसलिए आपने इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ देखा होगा, तेल के बदले अनाज। हमने ऑयल फॉर फूड का प्रोग्राम में सद्दाम हुसैन से तेल लिया था और अनाज दिया था, क्योंकि अरब देशों को तेल की और पानी की जरूरत पड़ती और वो अपना तेल उसके खाद्यान्न के बदले देते। तो इतिहासकार और बहुत सारे जो समझदार अर्थशास्त्री हैं वो लिखते हैं कि सोना और चांदी, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य पदार्थ जिसमें तेल भी आता है, ये किसी काम के नहीं है। ये किसी काम के इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसको बेच करके अगर पैसा आता है तो डेवलपमेंट कराया जा सकता है, अदरवाइज इनके माध्यम से डेवलपमेंट नहीं कराया जा सकता। और खास करके खाद्यान्न की जब जरूरत पड़ती है तब इनका अवमूल्यन हो जाता है। जो व्यक्ति खाद्यान्न देगा, फूड ग्रेन देगा, वो अपनी शर्तों पे देगा और मनमाने दाम वसूल सकता है, क्योंकि आप इनको खा करके जिंदा नहीं, ना तो इन्हें खाया जा सकता है, ना ये युवाओं के काम के हैं। ये फिजूल की चीज है। और उन्होंने, अर्थशास्त्रियों ने यहां तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति और समाज के लोग और देश के नागरिक अगर इनको इकट्ठा करें तब तक तो ठीक है, क्योंकि वो किसी समय में उसको बेच करके धन कमा करके दूसरी वस्तुएं खरीद लेंगे। लेकिन यदि कोई राज्य इकट्ठा करने लग जाए, जैसे हम बेवकूफी करने जा रहे थे गोल्ड मोनेटाइजेशन के माध्यम से, वो तो लोगों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो एक और पहली बार है सरकार का कि अगर सरकार इन चीजों को इकट्ठा करने लग जाए तो उससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती, क्योंकि आपदा वाले समय में ये चीजें किसी काम की नहीं। इसलिए मैंने आपको सबप्राइम क्राइसिस में भी यही बताया था कि जमीनों का भी कोई मतलब नहीं है, मकानों का भी कोई मतलब नहीं, किसी प्लॉट का भी कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो आपको इनकम ना देता हो। पड़े रखने से कोई मतलब नहीं है। वो कैसे, सबप्राइम क्राइसिस में क्या हुआ था अमेरिका में, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे और इससे आप वर्तमान और प्राचीन काल सबका समन्वय कर सकोगे। कोऑर्डिनेट करना तो इसी तरह से होगा। सबप्राइम क्राइसिस में ये हुआ कि अमेरिका में जब प्लॉट बेचे गए, मकान बेचे गए, तो भाव बहुत बढ़ा दिए गए। जैसे आप किसी मकान में मान लीजिए 20,000 रुपए में किराए से रह सकते हैं, तो उसकी प्राइस 1-1.5 करोड़ कर दी गई। और लोगों को कहा कि आप तो नौकरी करते हैं, आपको हर महीने सैलरी आती है, आप EMI चुका देंगे, आप लोन ले लीजिए और 1 करोड़ का मकान ले लीजिए। उन्होंने कहा हम 1 लाख रुपए महीने की किस्त हो जाएगी 30-40 साल के लिए, 30-40 साल तक हर महीने 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, पर आपका खुद का मकान हो जाएगा, अभी आप किराए से रहते हैं। तो उसको 20,000 में काम हो रहा था उसका किराए से, लेकिन उसको प्रलोभन दिया गया, उसने बैंक से लोन लिया, कुछ खुद का पैसा नगद दिया और ऐसा करके उसने मकान खरीद लिया। लेकिन जब मंदी आई और लोगों को निकाला जाने लगा, जब शटर डाउन हुए और लोगों को निकाला जाने लगा नौकरी से, तो लोगों को 1 लाख EMI देना बहुत महंगा हो गया। उनको लगा कि 1 लाख रुपए EMI देने के बजाय हम कार में सो लेंगे, या किराए फिर से किराए से रह लेंगे, ये मकान इसी को सपोर्ट कर देते हैं। तो बैंक को जब 100 लोन दिए हैं और यदि केवल 5 लोग मकान सपोर्ट करते हैं, वापस मॉर्टगेज संपत्ति जो होती है अगर उसको वो सरेंडर कर देते हैं, तो वो 5 चीजों का ऑक्शन करके या नीलामी करके मार्केट में निकाल सकता है बैंक। लेकिन यदि 95 लोग सरेंडर कर देंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में लेने वाला कोई नहीं। बात समझ में आ रहा है? और बैंक ने क्या किया था कि अमेरिका के जो छोटे बैंक थे जिन्होंने लोन दिया था, उन्होंने वो सारा पैसा बड़ी बैंक से लिया था, तो उन्होंने वो कागज वहां जमा करा रखे थे, जमीनों मकान बड़ी बैंक को। तो जब बड़ी बैंकों ने उनसे पैसा मांगा, जब समय हुआ, ये उनकी भी EMI चल रही थी बड़ी बैंकों में, उन्होंने कहा इस महीने का पैसा लेके आओ। उन्होंने कहा साहब ये कागज जो आपके पास है उसको आप रख लो। उनके पास भी नहीं था, वो फेडरल रिजर्व बैंक के पास पहुंचा दिए थे कागज। उन बैंकों ने
तो अल्टीमेटली अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है वो कोलैप्स हो गया। इसी को सबप्राइम क्राइसिस कहते हैं। आगे समझ, ये जो क्राइसिस आया था ये दुबई में भी आया था, इंडिया में भी आएगा, अभी आएगा, बस यही बचा हुआ है। अभी दाम और बढ़ा दें तो लोगों को जमीनों के, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, सब फालतू हो जाएगा। जिस दिन कोलैप्स होगा उस दिन समझ में आएगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। किसी दिन सुबह उठोगे तो अखबार में पढ़ने को मिलेगा कि 2 करोड़ रुपया आपका बैंक में जमा है, लेकिन आप 5 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते, और बाकी का 1,95,000 कब निकालेंगे अभी बता नहीं सकते। आगे समझ, ऐसा होगा तभी तो बैंकिंग कोलैप्स होगी। अभी नोटबंदी में देखा नहीं ना, आपका पैसा आपके पास जमा है 1 करोड़ रुपया, लेकिन आप कितने पैसे निकाल सक रहे थे? 2,500 रुपये हुआ ना। ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा आपने देखा नहीं। ऐसा कोई सोच सकता था कि ऐसा भी कभी हो कि मेरे पास बैंक में, यानी 7 तारीख को किसी आदमी को लगता हो कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए है और मैं कल कुछ भी कर डालूंगा, तो 8 या 9 तारीख को कर पा रहा था क्या? नहीं कर पा रहा था। तो वही तो बात बता रहे हैं। आज अभी आपको लग रहा होगा कि आसान है, देश बिल्कुल स्मूथ है। किसी दिन सवेरे उठोगे न्यूज़पेपर में मिलेगा रात को 8 बजे बाबा आ जाए, ठीक है, बता जाएंगे, कुछ समझ जाएंगे, समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग उसी कगार पे हैं, क्योंकि हमने अनाप शनाप भाव बढ़ा दिए हैं, अनाप शनाप कागज रख दिए हैं, बैंकों ने अनाप शनाप लोन दे दिया है, गजब का एनपीए बढ़ा दिया है, और अब कभी भी खिसकने को है बैंक, और खास करके प्राइवेट बैंक सबसे पहले हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, ये बड़े बोले बाले सबसे चमचमाते ऑफिस इन्हीं के है ना, तो वो सबसे पहले भागेंगे। और ये होगा क्यों? क्योंकि जब देश में मेहनत नहीं होती, पसीना नहीं होता, और लोग परिश्रम नहीं करते, और जब हवाबाजी शुरू हो जाती है, और जब इस तरह से मार्केट चमचमाते मार्केट तैयार हो जाते हैं, तो हवाई किले जब बनने लग जाते हैं, वाकई में धरातल पर जब प्रोडक्शन नहीं होता, रोजगार नहीं मिलते हैं, नौकरियां नहीं होती, तो फिर अर्थव्यवस्था का यही हश्र होता है। थोड़े समय तक के लिए टेम्परेरी चमक दमक है। वाकई में जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत खोखली है। क्यों खोखली है? क्योंकि वाकई में प्लॉट का और मकान का कोई मूल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में यदि बैंक को लौटा दिए जाएंगे तो बैंक उसका पैसा बनाएगा कैसे? बैंक कहेगा हमारे पास इतने करोड़ के मकान के कागज पड़े हैं, तो कागज से क्या होगा? लोग तो पैसा मांग रहे हैं आपसे, आप उनको कागज नहीं दे सकते, मकान नहीं टिका सकते। इसलिए आपने सुना होगा कि उस समय में बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क में 1,500 रुपए में मकान, एड आ रहे थे ना। लॉस एंजलिस में ले लीजिए 2,000 रुपए में क्या था वो? 2,000 रुपए में तो आज 2,000 रुपए जमा कराओ, चाबी वो आपको दे देंगे, लेकिन हर महीने 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, EMI शुरू हो जाएगी। बोलो दम है तो लो। तो लोगों ने कार में सोना उचित समझा, लेकिन मकान नहीं लिया। बोले तुम 2,000 में देते हो, चाहे आज फ्री में देते हो, लेकिन हर महीने तो मांगोगे ना। ये था। अभी नहीं बोलता 1 रुपए में सामान ले जाओ, 1 रुपए में थोड़ी देता वो, उसकी EMI शुरू कर देता है। अब ले जाओ 1 रुपए में, आज वाकई में 1 रुपया दे दो। वो बोलता है 500 रुपए में रहना शुरू करो। एक एड आता है FM पे, मैं प्लाट की, वो उसकी मकान की फ्लैट की चाबी देता हूँ, 500 रुपए बिल्डर देता है ना। 500 रुपए या 5,000 रुपए जमा कराओ, फ्लैट की चाबी ले जाओ, लेकिन अपने हाथ कटा जाओ, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, और वो जो फ्लैट की चाबी ले जा रहे हो वो भी बैंक में रख जाओ। उस बैंक वाले से हम दूसरे दिन 20 लाख रुपए ले लेंगे, और बाकी के 30 लाख तुमसे धीरे धीरे वसूल करेंगे, हर महीने जमा करा दें। जिस बैंक में चाबी तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन उसका मालिकाना हक किसको दे देंगे? एक तरह से बैंक को दे देंगे। उससे ले लेंगे उसी दिन 20 लाख, और चीज कितने की है? 50 लाख की। तो बैंक वाला शौक से रख लेगा 50। आदमी को क्या करना है? 20 लाख तो उधर दिख चुकाना है, और 30 लाख इसको चुकाना है। एक तरह से 50 लाख का किराया शुरू, यानी कि EMI। समझ रहे? यही चीज सब प्राइम क्राइसिस में होती है, यही चीजें ये होती है। इसका मतलब सोना चांदी, मकान, ऑयल। इसलिए अमेरिका में सूटकेस कृषि है। अमेरिका की कृषि को सूटकेस कृषि इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में
जॉब की अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, इतनी अच्छे अवसर है, इतना डेवलपमेंट है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का काम करके, नौकरी करके अपना पेट पाल सकता है, लेकिन वो किसानी नहीं करना चाहता, हार्डवर्क नहीं करना चाहता। लेबर से काम लेना भी अपने आप में बहुत हार्डवर्क है। किसी खेत का मालिक होना अपने आप में एक सरदर्द है, क्योंकि उसमें खेती करवाना, मौसम पे निर्भर करना, सिंचाई करवाना, मशीनें लगवाना, फर्टिलाइजर लाना, कीटनाशक लाना, बहुत झंझट है। तो आदमी एंजॉय करना चाहता है, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और अमेरिका की सरकार चाहती है कि लोग खेती करें, तो क्योंकि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर रहें। ऐसा ना हो कि हमको विंडोज 10 के बदले 1 क्विंटल अनाज मिले। ठीक है, कि हम तुमको विंडोज 8 10 का ओरिजिनल वो देते हैं, हमको 1 क्विंटल अनाज दे दो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति नौबत ना आए, इस वजह से वो क्या करता है, वो खेती करवाना चाहता है अपने लोगों से, तो 400% तक सब्सिडी दे देते हैं। जिस अनाज को उगाने में, 1 क्विंटल अनाज उगाने में यदि उसको 1000 रुपए खर्च हो रहा है, तो 4000 रुपए सरकार दे देती है, तो उसको 5000 रुपए मिल जाते हैं। 1000 तो बेचने से मिल जाते हैं, 4000 सरकार दे देती है उसको। तो इस तरह से 5000 में पड़ जाता है, जबकि खर्चा आया उसका 1000, तो 4000 का प्रॉफिट हो गया। तो वो किसान जो होता है वो सूटकेस लेके उतरता है और कार में से उतरता है, इसलिए उसका नाम है सूटकेस कृषि, क्योंकि उसको गरीबी नहीं रहती, उसका किसान गरीब नहीं है, सूटकेस वाला किसान, हमारा थैले वाला किसान, एक झोला लेके जाता है। ठीक है, तो हमारे किसान में और वहां के किसान में जो अंतर है, और हम इसी सब्सिडी का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अफ्रीका में किसी माल को निर्यात करना हुआ तो हमारे किसान को भी 1000-1200 का इन्वेस्टमेंट लगता है, उनके किसान को भी उतना ही लगता है। और हम चूंकि 1200 में और 1000 में उगाते हैं तो 1500 में बेचना चाहेंगे, लेकिन उनका किसान 800 में बेच देता है, 700 में बेच देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उसको तो सब फ्री में, उसके पास तो आ चुका, बस उसका अनाज सड़ न जाए इसलिए वो डंप कर देता है। इसको डंपिंग कहेंगे एक तरह की। डंपिंग शब्द जो है स्थानीय परिप्रेक्ष्य में होता है कि स्थानीय रूप से माल सस्ता हो, बाहर वाला उससे भी सस्ता देता है, तो डंपिंग होती है। इसमें इसको डंपिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते उनके साथ, क्योंकि हमारा किसान इतना सस्ता नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी सरकार इतने प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लगाती, इतने ज्यादा सुरक्षात्मक उपाय हमारे पास नहीं है। और WTO हमको तो इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको मांगनी नहीं पड़ती इजाजत, वो मानते भी नहीं है, सैंक्शंस को मानते भी नहीं। अमीर आदमी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, समझ में आया क्या क्या बताना चाह रहे थे? यही चीज है स्पेन की गलती, सोना चांदी, बुलियंस इतना इकट्ठा कर लिया, और ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने संतुलित विकास किया अपना। बाद में उन्होंने कहा वो सोना चांदी जो इकट्ठा किया इधर लाओ, तो तुमको खाना देते हैं। जब खाने की कमी हो गई स्पेन में, खाद्यान्न पे ध्यान नहीं दिया, सब लोग लगे हुए थे सोना चांदी लाने में, तो इंग्लैंड बड़ा होशियार था, उसने कहा वो जो तुम लाए थे उधर से वो ले आओ, ठीक है, हम जो है वो आपको देते हैं खाद्यान्न, क्या दिक्कत है। उन्होंने तमाम जरूरत की चीजों के बदले में बुलियन लिए, और यूरोप के कई सारे देशों में, इसीलिए ब्रिटेन दूसरे देशों से आगे निकल, और जिन जिन देशों ने संतुलित विकास किया वो लोग स्टैंड कर गए। लेकिन स्पेन का पतन इस कारण से हुआ। ठीक है, तो जो यूरोपीय शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियों ने साउथ अमेरिका में कतई संघर्ष नहीं किया, गए, कब्जा किया, सोना चांदी निकलवाया, फसलें बोए, और दास प्रथा का उपयोग किया, स्लेव ट्रेड हुआ, स्लेव के मार्केट होते थे, जैसे आप मुगलों में देखते थे या गुलाम वंश में देखते थे, और इन सबसे काम चलता रहा। लेकिन भारत की तरफ जब यूरोपीय शक्तियां आई तो उनको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि भारत में स्टेब्लिश्ड स्टेट्स थे, यहाँ पर सत्ताएं थी, और मुगल साम्राज्य जैसा एक बड़ा साम्राज्य था। तो कल हम भारत की तरफ यूरोपीय शक्तियों का प्रस्थान देखेंगे, आप लोग और पढ़िएगा कि यूरोप में कैसे पुनर्जागरण हो रहा था और क्या क्या उसके, है ना, तो भारत में हम लोग देखेंगे और उसके प्रभाव।
चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्थ का शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की।